हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कॉम्बो क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, सेम उसी तरह से हमारा टॉपिक होगा। आज का टॉपिक होगा हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2, जो कि क्लास 12th का 4th यूनिट है, 3rd यूनिट है। और इसमें हम बहुत सारी चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। 3rd यूनिट है, 4th यूनिट नहीं है। इस चैप्टर से अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकल्स तो आते ही हैं, साथ ही साथ थ्योरी भी पूछे जाते हैं। थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, न्यूमेरिकल से भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपके एग्जाम में, चाहे जेई हो, नीट हो या फिर बोर्ड हो, इन सभी तरह के एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी आपके इस चैप्टर से ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इस वजह से इस चैप्टर को हम सीरियल वाइज से 1 by 1 वीडियो को देखते हुए जाएंगे। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हम लोगों ने कहा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट की बात हम लोगों ने किया था। क्या कहा था? I = Q/T। I = Q/T का मतलब ये हुआ नंबर ऑफ चार्जेस, या फिर ये कहें द मूवमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम one into another in a conductor is called as electric current, या फिर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसका यूनिट हम लोगों ने कहा था या तो कूलम्ब पर सेकेंड कह दे या फिर एम्पियर कह दे, ठीक है। अब बात समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट तो हम लोगों ने समझ लिया, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हम लोगों ने कल किया था। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात पढ़ी थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर किसी मटेरियल को, किसी कंडक्टिंग मटेरियल को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो उसके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस सर्टेन वेलोसिटी के साथ वो किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं, अब हम बात करेंगे किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। जिस सर्टेन डायरेक्शन में वेलोसिटी के साथ वो मूव करते हैं, उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। और इसको जनरली हम लोगों ने VD से डिनोट किया था। हमें क्या करना है? I और VD के बीच रिलेशन निकाल करके बताना है। क्या करना है? करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हम लोगों को फाइंड आउट करके बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक सिंपल सा टेक्निक का यूज करेंगे। पहले समझ लेते हैं पूरा, इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, है ना। ये क्या किया हम लोगों ने? एक कंडक्टिंग वायर ले लिया, एक कंडक्टिंग वायर ले लिया। कितने लेंथ का? मान लेते हैं इसकी लेंथ कितना है? L लेंथ है, ठीक है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? यहां का भी A है और यहां का भी A है। हमने क्या किया, जब इसको किसी वायर के हेल्प से और बैटरी से ला करके कनेक्ट करके, जैसे ही इसका हमने स्विच क्या कर दिया? ऑन कर दिया। क्या है? स्विच ऑन है, तो कंफर्म है कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन की बात करें, मूवमेंट की बात करें, तो ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बना रहे हैं। ये क्या करेगा? ये सभी इधर की तरफ मूव करेंगे। माने लेट कर लेते हैं कि इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? VD है। अब समझते हैं, अगर लेट करें कि इसके यूनिट वॉल्यूम में, इसके यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो कितना है? N है। तो इस पूरे मटेरियल की अगर एरिया की बात, वॉल्यूम की बात करें, तो लेंथ कितना है? L है, और यहां का एरिया कितना? A है। तो इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा पूरे मटेरियल का, V = A × L हो जाएगा। इतनी बात भी आपको क्लियर है। फिर क्या कहा हमने कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इसके हैं कितने? N है। तो अगर हम बात करें AL वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे? टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? N × AL हो जाएगा। टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, NaL हो जाएगा, नाल हो जाएगा, है ना। अब हम जानते हैं कि सिंस Q = कितना होता है? 4 Ne होता है,
कैपिटल एन लिखेंगे, यहाँ टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैपिटल एन है तो एन हो गया, कितना हो जाएगा NeAl हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए इतने तक बात हमारी क्लियर हो गई। अब समझिए I इक्वल टू क्या होता है हमारा Q/T होता है, Q कितना होता है T होता है। अब यहां से करें तो I इक्वल टू Q की वैल्यू निकाले हैं NeAl/T। अब देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या कहते हैं, स्पीड या वेलोसिटी कहते हैं, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा NeAVd। यहां से L इक्वल टू L/T को क्या लिख दिया हमने Vd लिख दिया है ना, डबल इक्वल नहीं सिंगल इक्वल लगेगा। अब समझिए उतने कॉन्सेप्ट को हम लोग फिर से, वो तो रफली हम लोगों ने देखा, एट अ ग्लांस देखा, अब हम लोग इसको सिरियलिटी से देखेंगे, है ना। क्या किया हमने, एक कंडक्टिंग मटेरियल लिया, वायर लिया, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है A है, कितना है क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और जिसकी लेंथ कितनी है L है। बात क्लियर। अब हम लोगों ने लिखा कंसीडर अ कंडक्टर, एक कंडक्टर लेते हैं ऑफ लेंथ L, कितने लेंथ का है L लेंथ का है, एंड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A, और जिसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है कैपिटल A है, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ V वोल्ट, एक V वोल्ट के बैटरी से या सेल से कनेक्ट है विथ हेल्प ऑफ स्विच, उसको लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है ना, विथ हेल्प ऑफ स्विच K। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं द वॉल्यूम ऑफ वायर। अभी हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ वायर निकाला था कितना A इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ का एरिया अगर रेडियस r है तो एरिया πr² इंटू एल, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है πr² h ही ना होता है, यहाँ h के जगह पे क्या आ रहा है L आ रहा है, बात एक ही है ना। फिर समझिए तो वॉल्यूम ऑफ वायर कितना हो गया Al हो गया। हमने क्या कंसीडर किया कि स्मॉल n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, तो टोटल वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा NaL हो जाएगा टोटल वॉल्यूम में। क्लियर है। अब वही बात करें देन टोटल चार्ज Q इक्वल टू Ne होता है फार्मूला हमारा, और n की जगह पे क्या है NaL है, तो NaL में E का मल्टीप्लाई कर दिया तो हम लोगों ने टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लिया। बात फिर क्लियर है। अब फिर समझते हैं ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा इसको क्या कह रहा है x इंड कह रहा है और इसको y इंड कह रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से इंटर करेगा, y से इंटर करेगा और x की तरफ आएगा, ऐसा इस फिगर में हमको दिख रहा है, y से इंटर कर रहा है और x की तरफ ये आते जा रहा है, यानी इधर से इलेक्ट्रॉन बेचारा निकलेगा और इधर की तरफ ये जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको भी क्लियर और आई थिंक हमको भी क्लियर है ना। इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है, जब इधर की तरफ इंटर कर रहा है y से तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको कहेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd के साथ y से ये इंटर करेगा, देन करंट कितना हो जाएगा I इक्वल टू Q/T होगा, और Q की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है यहां पर कितना NaL निकाला है, NaLe और by T निकाला है ना। अब देखिए समझिए सिंस L/T को हम क्या कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू होता है वेलोसिटी या स्पीड, तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू NeA तो रहेगा, L/T को हटा के क्या लिख देंगे Vd लिख देंगे, लिख दिया हम लोगों ने। और यही क्या है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन I एंड Vd। क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एकदम क्लियरली, आसानी से हम लोगों ने एकदम धीरे धीरे करके इसको पढ़ा, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने समझा इसको क्या होता है कैसे होता है, ये सारी बातें आई थिंक कि आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, है ना। आगे हमारा टॉपिक है मोबिलिटी। क्या है, मोबिलिटी है। अब हम इसकी बात करते हैं, यहां पे ही हम लोगों को समझना है कि इसी फिगर से हम उसको भी क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके पहले हम लोगों ने इस पर एक क्या लगाया, एक बैटरी कनेक्ट किया है, तो कंफर्म है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा E इधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन या ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड।
यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना उस फ्री इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वेलोसिटी होती है। कौन सी वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, उसी को हम कहते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम अगर देखें तो जनरली म्यू से डिनोट करते हैं। किससे? म्यू से डिनोट करते हैं। तो क्या लिखा हमने? मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में मूव कर रहा है, तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी होगी, उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम मोबिलिटी के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? 10th क्लास में भी आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है। 10th क्लास में आप लोगों ने इसको ओम्स लॉ को ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग आज फिर से पढ़ेंगे इसको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो पढ़ लिया हम लोगों ने। इसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। हो सकता है एक थोड़ा सा स्क्रीन डिलीट हो गया। चलिए फिर हमारा टॉपिक क्या है? ओम्स लॉ है। क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके 12th क्लास की बात करें या क्लास 10th की बात करें, दोनों ही क्लास के लिए ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग बात कर रहे हैं, सॉरी ओम्स लॉ की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये दोनों ही क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे और फोकस करके इसको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं। ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ क्या होता है? जैसे अगर हम एक कंडक्टर बनाते हैं, एक मटेरियल ये हम लोगों ने बनाया, इसमें क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से, अगर इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं या सेल से कनेक्ट करते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं। अंदर अंदर मूव करें, हमने बाहर अभी दिखाया है, क्योंकि अंदर हम लोग कुछ और ही गेम खेलना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। बहुत सारे क्या होंगे? एटम्स होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे एटम्स। जब इनके बीच से ये बेचारा इलेक्ट्रॉन चलेगा, जब ये बेचारा इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इनके साथ कोलाइड करेगा। इनके साथ क्या करेगा? कोलाइड करेगा। और कोलाइड करेगा तो उसकी कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी? वहीं लॉस हो जाएगी। और वो लॉस एनर्जी जो होगी वो किस फॉर्म में निकलेगी? हीट के फॉर्म में या थर्मल के फॉर्म में बाहर निकलेगी, ठीक है। इसका मतलब जब कुछ एनर्जी लॉस हो गया, यानी जितना हमने पोटेंशियल दिया था उसका कुछ पार्ट जो हो गया लॉस हो गया, और जब कुछ पार्ट लॉस हो गया तो उस रेशियो में करंट नहीं बढ़ेगा जिस रेशियो में उसको बढ़ना चाहिए। वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, और वोल्टेज घटाते हैं तो करंट घटता है। तो इस हिसाब से हीट के कारण जो कुछ एनर्जी लॉस हो रही है, कोलिजन के थ्रू कुछ एनर्जी जो लॉस हो रही है, उनके कारण इनकी एनर्जी पहले से क्या हो गई? कम हो गई। और कम होने के कारण जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उस रेशियो में करंट नहीं बढ़ेगा। लेकिन ओम ने क्या बताया? ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम इसका टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, क्या रखते हैं? टेम्परेचर जो है मेंटेन यानी कांस्टेंट रखते हैं, यानी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली टेम्परेचर को अगर ना बदला जाए, उस कंडीशन में ओम्स ने क्या बताया कि अगर V अप्लाई करते हैं तो V प्रोपोर्शनल टू I होता है, या फिर I प्रोपोर्शनल टू V होता है। अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, या करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, है ना। तो क्या बताया? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कौन सा टेम्परेचर? एट कांस्टेंट टेम्परेचर ना, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड across the ends of the wire, ends of the wire is directly proportional to, क्या? Directly proportional to
proportional to the current flowing through it, flowing through it, है ना। अब समझिए क्या कहा हमने कि जो V अप्लाई कर रहे हैं वो किसके प्रोपोर्शनल में, I के प्रोपोर्शनल में, यानी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा और अगर वोल्टेज घटाएंगे तो करंट घटेगा, है ना। फिर क्या प्रोपोर्शनैलिटी ये हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट हमारा क्या कहलाएगा, एक कांस्टेंट R आएगा और इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्लियर है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम्स ने क्या बताया कि अगर किसी कंडक्टर मटेरियल वायर का टेम्परेचर न बदला जाए तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा उसके सिरों के बीच में, उसके एंड्स के बीच में, वो क्या होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी करंट बढ़ाएंगे तो कंफर्म है कि वोल्टेज बढ़ेगा या फिर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। बात क्लियर। यहां से अगर हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करना चाहें, रेजिस्टेंस को डिफाइन अगर हम करना चाहते हैं तो इसको भी हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहां से अब हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करना चाह रहे हैं, रेजिस्टेंस को डिफाइन करने की बात कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस को भी यूं समझा जाए कि ये हम लोगों ने वायर ले लिया, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, है ना। जब इनको हम किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इन्हीं के बीच से होकर के क्या करेगा, गुजरेगा, और गुजरेगा तो इनके एटम के साथ कोलाइड करेगा, और कोलाइड करेगा तो बीच में रुकावट होगी, और उसी रुकावट को, उसी ब्रेक को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो क्या के लिखते हैं, द प्रॉपर्टी of material to oppose the current, oppose the electric current is called as क्या, इससे called as रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको, रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। और जनरली रेजिस्टेंस को R इक्वल टू V/I से लिखते हैं। इसका डिनोशन क्या है, डिनोशन R है, रेजिस्टेंस। इसका यूनिट क्या होता है, या तो हम वोल्ट पर एम्पियर कहें या फिर इसी को हम, इसका यूनिट जो होता है ओम होता है, जिसको कि हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। बात क्लियर है। इसके यूनिट की बात कर लिए हम लोग, कितना होगा, ये होगा। इसके डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन जो होगा ml² t-2 कितना हो जाएगा, ml निकाल सकते हैं हम, कितना निकाल सकते हैं, ml² t-3 a-2, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसका यूनिट भी हम लोगों ने लिख लिया, साथ ही साथ इसका डायमेंशन भी हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए डायमेंशन आखिर कैसे निकालेंगे, समझिए। हम लोगों को मिला है R इक्वल टू V/I, कोई दिक्कत नहीं है। V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है ना। और यहां से I तो है ही, W/I, Q की वैल्यू कितना, IQ हो गया, और Q की वैल्यू IT होता है तो कितना हो जाएगा, I²T हो जाएगा। अब डायमेंशन लिखना दीजिए, क्या लिखिए, W का हो गया ml2 t-2, और नीचे कितना A2 हो गया और ये T हो गया। नीचे से ऊपर लेते जाइए, कितना हो गया ml2, कितना ml2, और ये देखिए T नीचे 1 है, ऊपर गया तो कितना -1 होगा, -3 हो गया, -2 और -1 -3 हो गया, और नीचे से ऊपर ये गया तो खत्म का, है कि नहीं। इस तरह से हम लोगों ने डायमेंशन भी इसका आसानी से निकाल लिया। इसको हम क्या पढ़ते हैं, ओमेगा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ओमेगा, OMEGA, ओमेगा, ओमेगा, है ना। क्या पढ़ते हैं इसको, ओमेगा पढ़ते हैं, ठीक है। बात क्लियर। क्या कहा हमने, ओम्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर
द पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। सेम इसी तरह से हमारा रेजिस्टेंस क्या कहता है, अगर ये वायर है, मान लेते हैं ये मेटल का बना हुआ है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इनके एटम के साथ कोलाइड करता है, और कोलाइड करता है तो अपनी एनर्जी कुछ लॉस करने लगता है। वो एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में बाहर आती है, उसको आगे हम लोग देखेंगे कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन रुक रहा है, जो प्रॉपर्टी है रुकने की, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कहते हैं। अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है वायर की, कंडक्टर के मटेरियल की, उसी अपोजिंग प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस ऑफ वायर के नाम से जानते हैं, और इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। हम लोगों ने फार्मूला भी इसका देखा। बात क्लियर है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुए देख लें कि आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, है ना। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी वायर की रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो लिखेंगे देयर आर 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। 4 ऐसे फैक्टर हैं जो किसी वायर के रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। उसकी बात हम लोग धीरे धीरे करेंगे। फर्स्ट में क्या होता है, ऑन लेंथ ऑफ वायर, ऑन द लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। पहला हो गया वायर की लेंथ। दूसरा फैक्टर क्या होता है, ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। 2 फैक्टर। तीसरा फैक्टर क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल। क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल। और 4th फैक्टर हमारा मेन फैक्टर होगा ऑन टेम्परेचर। क्या होगा, ऑन टेम्परेचर, है ना। समझिए लेंथ ऑफ वायर पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखा होगा घरों में जो बैटरी और इन्वर्टर का कनेक्शन होता है हमारे, जनरली खास तौर पे, आमतौर पे जो हमारे घरों में इन्वर्टर और बैटरी का कनेक्शन होता है, वो जनरली या तो ग्राउंड फ्लोर पर या फिर लास्ट वाले ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं होता, जनरली मिडिल फ्लोर पे किया जाता है। मिडिल फ्लोर पे बैटरी और इन्वर्टर को रखे जाते हैं और ऊपर और नीचे सप्लाई किया जाता है। रीजन क्या है, अगर नीचे वाले फ्लोर पे हम अगर ग्राउंड फ्लोर पे रख देते हैं तो हमें वायर को नीचे से ऊपर उतना लंबा लेके जाना होगा, यानी लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। या फिर जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, देखे होंगे कि गांव में अगर एक ही ट्रांसफार्मर है, मान लेते हैं कि गांव के साउथ साइड में ट्रांसफार्मर है, तो नॉर्थ तक आते आते बिजली एकदम क्या हो जाती है, डिम जलने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसफार्मर से लाइट चला और हमारे यहां तक आने में वायर की लेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई जिसके कारण उस वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण हमारे यहाँ करंट कम पहुंचे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और लेंथ कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। तो क्या कह रहे हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। किसके, लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। दैट इज आर प्रोपोर्शनल टू क्या, लेंथ। यानी लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और लेंथ घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, है ना। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं। अगर पतला वायर होता है, पतला वायर, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता, मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। यानी इनवर्स में मिल रहा, पतले का ज्यादा, मोटे का कम। तो क्या लिखेंगे, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
करंट फ्लोइंग थ्रू इट, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉरी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी क्या, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब समझिए नेचर ऑफ मटेरियल और ऑन टेम्परेचर की बात करते हैं। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब अगर प्योर मटेरियल हम यूज करते हैं, प्योर मेटल अगर हम यूज करते हैं तो उस तरह के मेटल का, प्योर मेटल का जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा, और इम्प्योर मेटल का, इम्प्योर मटेरियल का रेजिस्टेंस जो होगा ज्यादा होगा। इतना ही हमको लिखना है। उसी तरह से टेम्परेचर को क्या लिखना है, if the temperature of the wire is increases then the resistance also increases and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, उसका रिटर्न, अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो रेजिस्टेंस कम ही होने लगेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर घटाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। बात क्लियर है। अब देखिए, अब इसकी बात आप लोगों ने समझ लिया तो इसको एज कर देते हैं, आप लिख लीजिएगा उसको, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या मिल जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए मिलेगा। यहां से प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम हटाते हैं, यहां से अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर प्रोपोर्शनैलिटी यहां से हटाया जाए तो इसको, इसके जगह पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग रो एल बाई ए कहते हैं, और इसी रो को हम रजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी रो को हम क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी ऑफ द वायर के नाम से जानते हैं। समझते हैं ध्यान से, अगर लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर लेंथ कम करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या है, अगर वायर की मोटाई कम करते हैं, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करते हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और अगर वायर की मोटाई ज्यादा करते हैं यानी मोटा कर देते हैं वायर को तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना। इन्हीं दोनों इक्वेशन को जब हमने मिलाया तो हमें मिला आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। यहां से जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के बाद एक कांस्टेंट आया जिसको हम रजिस्टिविटी ऑफ वायर के नाम से जानते हैं। अभी इसकी बात भी हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट तब तक आप ले करके और अपना फेयर कॉपी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेकर के, मजेदार वीडियो लेकर के। इसी तरह से 2-3 टॉपिक कर करके हम लोग एक वीडियो देखते चलेंगे, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। इस वजह से आपको कम समय में ज्यादा जानकारी भी मिल जाएगी, है ना, आप बोर नहीं होंगे, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद।